कि जिन नेताओं पर केस चल रहे हैं उनको पहले भ्रष्ट बोलती है और उसके बाद उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लेती है, इसीलिए वॉशिंग मशीन दिखाते हैं और उसमें आपका नाम भी लेते हैं। है कि हर चीज़ का विरोध करना, कोई काम अच्छा हो रहा हो, कोई सरकार काम अच्छा करे, उसका भी विरोध करें। 14 में आप हारे क्यों थे? आपको कुछ बाद में आपने सोचा भी होगा, उसका विश्लेषण किया होगा, क्या वजह रही? मोदी जी की हवा जो है वो आंधी में बदल गई और हरियाणा के अंदर जो है 10 की 10 सीटें जो है वो, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर मोदी जी ने पानी फिर गया था। तो आपने ये फिर बीजेपी में जाने का फैसला कब किया? आपने सोनिया जी को, राहुल गांधी को बताया था, खड़गे जी को बताया था जब आप जा रहे थे? जी मैंने बताया था। मैंने पर्सनली कुछ बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। अक्सर जब कोई जाता है तो रोकने की कोशिश तो करते हैं ना। उनको कांग्रेस पार्टी को भी अपने कांग्रेस, इसलिए मैं पार्टी नहीं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी को बदनाम करते हैं। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ख़राब करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, बातें। फिर एक क्रोनी कैपिटलिज्म का जो आरोप लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे गौतम अडानी है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगे रहते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि हज़ारों करोड़ के लोन, लाखों करोड़ के और उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं इस सरकार में, जैसे आरोप लगता है? सामने सुशील गुप्ता हैं और अभय चौटाला, क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं आप? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही हैं? क्या मोदी और अमित शाह संविधान खत्म कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी? ओके, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल का, जो कि बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव के मैदान में है। 2 बार के सांसद यहीं से, हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और एक लंबा इतिहास कुरुक्षेत्र और हरियाणा की राजनीति में इनका बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। चाय वाला इंटरव्यू में स्वागत है आपका। 10 साल बाद आप कुरुक्षेत्र के लोकसभा के रण में उतर रहे हैं। 10 साल बाद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लिविंग माई ड्रीम। जो मेरा सपना है कि मैं यहाँ के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए मैं काम करूँ, तो वो मुझे सपना मेरा साकार होता नज़र आ रहा है। और ये मुझे मौका मिला है दोबारा से लोगों के साथ रिकनेक्ट करने का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों का मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मतलब मैंने ये सवाल इसलिए किया कैसा लग रहा है, क्योंकि इस बार आप एक अलग रोल में कुरुक्षेत्र की जनता के सामने हैं। इस बार आप बीजेपी के टिकट पर हैं। क्या कुछ अलग है? कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ भी मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे। जब मैं यहाँ से 10 साल सांसद रहा, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। सभी लोगों के साथ, सभी से मैं मिलता था। मैंने कभी नहीं देखा कि कौन से लोग कौन सी पार्टी से आए हैं, क्या उन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैंने सबके लिए मैंने काम किया, सभी गाँवों में काम किया। इसलिए मुझे जो है किसी भी पार्टी में, हर पार्टी के लोग जो है मुझे बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है उनके कुछ नेता जो है मेरे ऊपर कीचड़ उछालना चाहें, वो भी चुनावों के बीच में। अदरवाइज़ उसके अलावा जो है मेरे सभी से बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ में बोलता नहीं हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ। लोग इस बात को जानते हैं। तो 10 साल का ब्रेक क्यों हो गया फिर? आप पिछली बार आपने क्यों चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, 2014 में जो है मैं चुनाव यहाँ से हार गया था और 2019 में मैं लड़ना नहीं चाहता था। तो इसलिए जो है अब लेकिन मैं निरंतर लोगों के मैं संपर्क में हूँ और संपर्क में लोग मेरे से थे। तो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और मैं यहाँ के लोगों के परिवारों का सदस्य हूँ। तो इसलिए कोई ये गैप वाली बात जो है, मेरे मन में तो कोई गैप नहीं है, ना ही लोगों के मन में कोई गैप है। ये गैप की बात जो है सिर्फ जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ लोगों को बताना चाहते हैं, बट इसको कोई मुझे नहीं लगता सुनने को भी तैयार है। राइट। तो वो ब्रेक आपने 19 में आप क्यों नहीं लड़े थे? क्या नहीं था उस समय, मेरा मन नहीं था। मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहता था और बिज़नेस के अंदर भी बहुत सी चुनौतियां थी। मैं कर्ज मुक्त होना चाहता था। हाँ, वो तो बड़ा मुश्किल टाइम था। तो उस समय बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था और वो जो है ईश्वर की कृपा से अब वो सब जो है, क्या ज़बरदस्त टर्न अराउंड किया आपने JSPL के लिए। ईश्वर की बहुत कृपा रही और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों ने जो है काम संभाल लिया, तो मेरे पास ज़्यादा समय है। अब मैं कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी नहीं हूँ अपनी कंपनी का, तो मैं सिर्फ जो है मैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ अब कंपनी का। ओह, ये तो मतलब आप कुरुक्षेत्र की जनता के लिए ये कह रहे हैं कि अब अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं बिजनेस पर कम ध्यान दूंगा, न के बराबर, और सारा टाइम आपको दूंगा। तो स्वाभाविक है, क्योंकि एक लोकसभा का सांसद होना जो एक फुल टाइम जॉब है, जो लोगों की आपसे आशाएं रहती हैं, उम्मीदें रहती हैं, इतना काम रहता है संसद के अंदर।
बहुत आदमी को पढ़ लिख के जाना पड़ता है, तैयारी करके जाना पड़ता है, संसदीय क्षेत्र में घूमना फिरना, लोगों से मिलना, तो बहुत काम होता है। और संसदीय कमिटीज़ के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत काम होता है। और तो इसके लिए मैं अपने बिज़नेस पे कम समय लगाऊंगा और ज़्यादा समय जो है मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और संसदीय कार्यों के लिए लगाऊंगा। ठीक है। और 14 में आप हारे क्यों थे? आपको कुछ बाद में आपने सोचा भी होगा, उसका विश्लेषण किया होगा, क्या वजह रही? वजह बस उस समय जो है मोदी जी की हवा जो है वो आंधी में बदल गई और हरियाणा के अंदर जो है 10 की 10 सीटें जो है वो बीजेपी। आप उस टाइम पढ़ नहीं पाए थे क्या? क्या ऐसी लहर चल रही है? आपको अंदाजा था कि इस बार तो भैया मुश्किल है, मोदी लहर चल रही है? नहीं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं जो सोचता था कि जिस तरह से, जिस लगन के साथ मैं काम कर रहा था लोगों के अंदर, जिस सेवा भाव से मैं काम कर रहा था, तो मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मुझे लोगों का बहुत मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा था। क्योंकि आपकी तो हैट्रिक की उम्मीद होगी ना? जी, मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर मोदी जी ने पानी फिर गया था। लेकिन ये समय समय की बात है। लेकिन उस समय भी मुझे खुशी थी कि चलो अगर हार गए तो कोई बात नहीं, अब मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। और उसमें पूरे देश के अंदर ये माहौल था, और वो जो है हुआ भी है, वो मोदी जी ने करके दिखाया भी है। और जिस तरह की जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाए हैं, हम बचपन से हम घर में सुनते आए, हम तो घर में माँ बाप को, बड़ों को शुरू में राम राम ही बोलते हैं। तो बचपन से था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा, वो सपना हमारा साकार हुआ। बचपन से सुनते आए कि धारा 370 हटेगी, वो भी हटी। तो इसलिए बहुत से ऐतिहासिक कदम देश में, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर है, सड़कें अच्छी हैं, रेलवे अच्छा है, एयरपोर्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो है हमारा देश जो है, पहले जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो 11वें नंबर की थी, वो आज जो है 11वें से जो है 5वें नंबर पे। आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं जी। आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आप पहले से मोदी जी से इंस्पायर्ड थे? क्यों नहीं, देखिए मैं 14 से लेके और उसके बाद से अभी 14 से पहले भी जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे थे गुजरात के अंदर, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट की, तो मैंने, कोई भी व्यक्ति जो है, हम किसी भी, चाहे कोई विपक्षी दल में हो, चाहे कोई अपने देश में हो कोई या विदेश में हो, कोई अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे स्वाभाविक है कि हम उससे प्रेरणा लेते हैं। राइट। तो आपने ये फिर बीजेपी में जाने का फैसला कब किया था? ये फैसला मैंने अभी पीछे कुछ ही महीनों में किया, और क्योंकि मेरे लिए पार्टी से बड़ा देश है, तो मैं दलगत राजनीति में रह करके काम नहीं करना चाहता। मैं तो देश के लिए काम करना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो आज विकसित भारत का सपना मोदी जी ने दिखाया है कि हम अपने देश को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे 2047 तक, तो मैं इसमें एक दर्शक बन के नहीं रहना चाहता। और फिर जितने मेरे कार्यकर्ता लोगों के अंदर था कि जी आप आइए। और जब मैंने ज्वाइन की तब बहुत से लोग, परिवार के सदस्यों ने भी कहा ये तूने बहुत अच्छा किया। हाँ, तो मैं उनको मजाक में बोलता कि पहले गलत कर रहा था क्या? इसलिए मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। तो देखिए, मैं तो कांग्रेस में आप गलत कर रहे थे क्या? नहीं, वहाँ पर भी जो है, जितना भी वहाँ पर भी मैं अच्छा काम कर रहा था। और जब तक मैं कांग्रेस में भी रहा, मैंने निष्ठा के साथ मैंने कांग्रेस में काम किया। लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि देश बड़ा है, ना कि पार्टी। तो मैं देश हित के लिए जो है, मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी में मैं आया हूँ, और मुझे यहाँ बहुत लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे काम करने में भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर संगठन भी बहुत मजबूत है, टीम भी बहुत मजबूत है, सपोर्ट मिल रहा है पूरा, बहुत सपोर्ट, बीजेपी काडर का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कभी मैंने भेदभाव से काम नहीं किया, और हमारे जो संबंध सबसे मैं अच्छे से मिला, तो लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ये इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी ने बोला कि नहीं आप यहाँ से लड़ लो, आप वहाँ से लड़ लो। तो मुझे कुछ और भी मुझे ऑप्शन दिए कि आप कहाँ से लड़ना चाहते। मैं कहा मैं कुरुक्षेत्र से लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि लोग मुझे वहाँ जानते हैं, तो वो हंसने लगे कि बोले कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे वहाँ से मत लड़ाओ क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। तो बोला एक मजाक की बात है, और बोला आप बोल रहे हो कि नहीं मैं वहीं से लड़ना चाहता हूँ कि लोग मुझे वहाँ जानते हैं। यानी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आप यहाँ से 2 बार MP रह चुके हैं, आपको टच नहीं करेगी, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये ज़रूर है, देखिए जब एक डेमोक्रेसी के अंदर कोई 100% लोग आपके साथ कभी नहीं होते, लेकिन अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अगर आपके साथ है तो यू आर सक्सेसफुल। करेक्ट।
पर बीजेपी का एमपी रहा है ना यहाँ से 2 बार लगातार। तो क्या बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी हो तो सकती है? जो यहाँ से जो बीजेपी के जो एमपी थे वो अब हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी जो है, इसके लिए भी लोगों में बहुत एक उत्साह है कि पहली बार कि नॉर्दर्न हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री बने, और वो भी कुरुक्षेत्र के एमपी आज जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो लोगों को उनसे भी बहुत आशाएं हैं, उनका भी जो है लोगों के अंदर बहुत अच्छा रिश्ता है लोगों से उनका, तो उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा मिला। क्या प्रेशर भी है? सीएम की सीट है। नहीं, तो सीएम की सीट है तो उसका हम पूरा फायदा मिलेगा आपको? फ़ायदा मिलेगा, और पूरा यहाँ पर जो है हम विकास करेंगे। तो सीएम आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं? सीएम बहुत कैंपेन कर रहे हैं, आज भी नामांकन के लिए भी आए हुए थे, कल एक रैली थी उसमें भी आए थे। तो सब जगह जो है सीएम, उनका कुरुक्षेत्र में घर है, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, तो इसलिए बहुत उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। और वो अपना बाई इलेक्शन निकाल लेंगे आराम से? बिल्कुल, बहुत आराम से निकालेंगे। और हरियाणा आपने देखा होगा, पिछले 40 साल का आप इतिहास उठा के देखें, हरियाणा बहुत छोटा सा प्रांत है, यहाँ एक तरफा लोग जो है वोट देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पीएम आएंगे आपके लिए प्रचार करने? आप बुला रहे हैं उनको, बात चल रही है कुछ? मेरा सौभाग्य होगा अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, लेकिन वो जहाँ भी आएंगे तो वो हम सब के लिए ही आएंगे। और क्योंकि हरियाणा छोटी सी जगह है, हमारे जितने भी हमारे यहाँ से लोग हैं वो वहाँ उनको सुनने के लिए जाएंगे, और वो जहाँ भी जाएंगे सब टेलीकास्ट होता है। आज के मॉडर्न युग में आप लोग जो है किसी भी बात को आप पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आप उस बात को बहुत सेकंड्स के अंदर जो है वो बात फैल जाती है। तो उनके आने से बहुत प्रभाव होगा। जो आज जो हवा चल रही है, जो आंधी चल रही है, वो जो है तूफान में बदल जाएगी। जब भी मुझे विश्वास है कि 10 की 10 सीटें और देश में 370 आ जाएंगी टोटल, और 400 पार हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा। मोदी जी से आप इतने इम्प्रेस्ड कब से हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और क्योंकि देखिए, इम्प्रेस्ड तो मैंने कहा कि मैं 14 से पहले से कांग्रेस में था, तब भी था, जब जिस तरह से वो जो भाषण देते थे, जो वो बोलते थे, गुजरात के जब सीएम थे जब वो लड़ रहे थे तब भी जो है मुझे अच्छे लगते थे। और फिर जिस तरह के उन्होंने काम किया, जिस तरह से देश में प्रगति हो रही है, उन्होंने जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किया, तो कभी आपने उनको बताई ये बात कि मैं आपसे इम्प्रेस्ड हूँ, आपने ये काम बड़ा अच्छा किया? नहीं, वो मुलाकात हुई आपकी पहले जब आप कांग्रेस में थे, तब हुई कभी ऐसी मुलाकात? हाँ, मुलाकात हुई, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मुलाकात हुई। वो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी मेरे से बहुत बातें। हाँ, यस, तो उसके बारे में, क्योंकि आप तो देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं में गिने जाते हैं, कांग्रेस में रहते हुए जो तिरंगा उठा ले। नहीं, तो कांग्रेस में भी मुझे तो उसके लिए सभी का बहुत उसमें समर्थन मिला, पूरे देश का समर्थन मिला। और तो वो भी उस बात को जानते हैं। तो हमेशा मुझे, क्योंकि युवाओं को सबसे प्यार मिलता है, सबसे आशीर्वाद मिलता है, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। तो तिरंगे पर पीएम से क्या बात होती थी आपकी उस समय? नहीं, वो कहते थे बड़ा अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। उनको पता था कि भाई ये इतने सालों से लग करके जो है इसने ये हक जीता है। और उस समय जब मैं मिला था तब उसका संघर्ष जारी था, कोर्ट में चल रहा था। तो उन्होंने भी मुझे अपनी शुभकामनाएं दी कि भाई ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम आशा करते हैं कि आप जीतो। और फिर 2023 में उन्होंने ये एक अभियान छेड़ा था, आपको याद होगा, हर घर तिरंगा। तो ये हमेशा का मेरा सपना है कि हर घर में तिरंगा हो। वो कैंपेन 3 दिन का था। मैं चाहता हूँ हर घर तिरंगा हो, हर दिन तिरंगा, हर रोज़ हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक तिरंगे झंडे को दर्शाएं। तो वो सपना भी जो है मोदी जी ने साकार किया। और फिर इसलिए जो है बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो विचार हैं, मैंने 2009 तक अपने पूरे संसदीय क्षेत्र को मैंने वो क्या बोलते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया था। कि तो प्रधानमंत्री की जो शौचालय वाली स्कीम है वो तो हमने तो 2009 में ही कर दिया था। वो स्वच्छता के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है। मैं स्वच्छता के सारे दिन मैं उसके स्वच्छता के पीछे पड़ा रहता हूँ। मैं यहाँ पर जब मैं दिल्ली से कुरुक्षेत्र आता था तो नेशनल हाईवे के ऊपर भी सबसे बात करके, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ कोई वीड्स नहीं होनी चाहिए, कोई खरपतवार नहीं होनी चाहिए, लेवल होना चाहिए। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी जो है कहीं पर भी खरपतवार नहीं हो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता था, साफ़ सफाई के ऊपर बहुत ध्यान देता था। वही काम मोदी जी भी करते हैं। तो हमारे विचार जो है मिलते थे। हाँ, हमेशा बहुत मिलते हैं। उन्होंने जो खुद झाड़ू लेकर के और जो है सब जगह एक उदाहरण पेश किया देश के सामने कि वो खुद भी जो है जब करने को तैयार है तो लोगों में उससे बहुत प्रेरणा आती है। तो जो मैंने किया उससे कहीं ज़्यादा बढ़ कर के मोदी जी ने किया। तो इसलिए जो है क्यों ना मैं उनके साथ मिलकर
जो हमारा विकसित भारत का सपना है उसको साकार करूं, इसलिए तो ये कहा जा सकता है कि मोदी जी ही आपको बीजेपी में ले गए इस बार, कहा जा सकता है? मेरा खुद भी मेरा मन था और मैं उनसे प्रेरित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और यहाँ पर मुझे बहुत समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और उधर कांग्रेस पार्टी में लोग नाराज़ नहीं हुए आपने जब उनको कहा कि मैं जा रहा हूँ? कुछ लोग जो है कुछ लोग नाराज़, जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ लोग बोले जी हम बहुत रोए कि आप क्यों छोड़ दिया आपने, और बहुत से साथी जो है वो साथ में आ गए। तो इसलिए जो है उनका भी उनको जो फील हुआ वो भी स्वाभाविक है। और लेकिन मैंने कहा कि मैं सभी के लिए काम करूँगा और मैं जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं देश के लिए मैं मतलब आप इशारा कर रहे हैं और मुझे ये पूछना पड़ेगा कि जब आप देखते हैं पहले, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी दलगत राजनीति में फंसकर और बीजेपी का, मोदी जी का विरोध कर रही थी उस समय? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, हर एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनको लगता है कि उनका रास्ता सही है, वो अपनी जगह पर सही है और बीजेपी अपनी जगह पे सही है। तो इसलिए जो है जब अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन सब मिलकर के हमारा उद्देश्य तो एक ही है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारे देश में रहने वाले लोग संपन्न हो, सब जगह भाईचारा हो। तो उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा देश विकास करे। ओके। आपने सोनिया जी को, राहुल गांधी को बताया था, खरगे जी को बताया था जब आप जा रहे थे? जी मैंने बताया था। मैंने पर्सनली कुछ बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। अक्सर जब कोई जाता है तो रोकने की कोशिश तो करते हैं ना? हाँ, लेकिन चलिए वो बातें जो है मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो है मैं हमारे जो सबसे मेरे संबंध मेरे अच्छे हैं और मैं संबंध जो है एक निजी तौर पे एक संबंध होना एक अलग बात होती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा और जो काम करना चाहते हैं वो अलग है। तो मैं जो है मैं अपने बाकी का जो अपना जीवन है, मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ मिलकर मैं अपने अगर हम अपने देश को विकसित देश बना सके तो मैं समझूंगा कि हमारा सपना सबका साकार हुआ। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना, जैसे ही आपने छोड़ा तो कांग्रेस की तरफ से आप पर अटैक हुआ। जयराम रमेश ने कहा व्हेन यू नीड अ जायंट साइज वॉशिंग मशीन दिस हैड टू हैपन, जीरो कंट्रीब्यूशन। इतने गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। देखिए, जयराम रमेश जी को मैं एक तो गंभीरता से नहीं लेता। उनकी जो है ये बहुत ही नकारात्मक उनकी सोच है और ये बहुत ही नैरो माइंडेडनेस है। अगर हमारी संस्था में कोई काम करे, हमारी संस्था के अंदर भी लाखों लोग काम करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 20 साल काम करके हमारी संस्था छोड़ के जाता है तो हम उसको जो है धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ इतने साल काम किया, उसके लिए धन्यवाद। आप आगे जा रहे हैं, हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे जा कर के कामयाब हों। तो इस तरह की जो उनकी जो मेंटालिटी है, ये तो मतलब बहुत ही तुच्छ तरह की उन्होंने बातें करी, बहुत ही छोटी बात करी उन्होंने। और सिर्फ जो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ कोई जयराम रमेश से कांग्रेस पार्टी नहीं बनती, ठीक है? तो लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लोग भी हैं और तो इसलिए मैं इन बातों को कोई तवज्जो नहीं देता। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी तो आरोप यही लगाती है ना कि बीजेपी जिन नेताओं पर केस चल रहे हैं उनको पहले भ्रष्ट बोलती है और उसके बाद उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लेती है, इसीलिए वॉशिंग मशीन दिखाते हैं वो, और उसमें आपका नाम भी लेते हैं। वो ठीक है, दिखाते हैं, वो लेते हैं, वो उनका काम होगा। और उनके बारे में जो है बीजेपी भी बहुत कुछ बोलती है। तो इसलिए जो है ये लोगों के निर्णय पे हमें छोड़ देना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो उन्होंने एक शुरुआत की है, कोई जो उन्होंने कहा है सारी बातें हैं, उनको कांग्रेस पार्टी को भी अपने कांग्रेस, इसलिए मैं पार्टी नहीं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी को बदनाम करते हैं। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ख़राब करते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। तो उस तरह के वो लोग चीज़ें को बनाते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का आज ये बुरा हाल हुआ है। आप भी असहज होते थे क्या इन लोगों की पार्टी में जब आप थे कांग्रेस में? क्या इन लोगों की मौजूदगी से, इनके काम से आप पहले भी असहज होते थे क्या? जी बिल्कुल, मैं होता था, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए ये भी एक कारण था कि जो है मैं वहाँ पर जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पर इस तरह की जो नकारात्मक सोच है कि हर चीज़ का विरोध करना, कोई काम अच्छा हो रहा हो, कोई सरकार काम अच्छा करे उसका भी विरोध करें, तो बिना बात के हर चीज़ का विरोध ही करना हो, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। अगर हमारा कोई दुश्मन भी हो, प्रतिद्वंदी हो, अगर कोई अच्छा करता है उसकी सराहना करनी चाहिए। अगर देश, क्योंकि हमारा मकसद जो है देश है,
लेकिन कुछ लोग अगर सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करें तो मैं उसको अनुचित मानता हाँ, हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के नेता, इसमें वामपंथियों का कब्जा हो गया है, हर बात का विरोध करते हैं, ये आंख बंद करके विरोध करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल वही संदेश जो आप दे रहे हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य है। उनको जो अपने गरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि किस तरह से वो लोग क्या कर रहे हैं। और इसको जो है एक आजकल लोग इस तरह की नेगेटिव राजनीति से, नकारात्मक राजनीति से ऊब चुके हैं कि आप हर चीज़ को आप अगर अपोज करोगे तो अच्छी बातों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर कुछ गलत कर रहा है तो डेमोक्रेसी में ज़रूर उसका अपोज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर या पार्टी हर चीज़ को अपोज ही करेगी तो फिर लोगों वो पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी खो देती है। ओके, आपने कहा कि अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मोदी सरकार में सबको मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो इन्होंने सबसे ले लिया है। विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाता है, कभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लगता है आपको ये अनफेयर चुनाव हो रहा है जैसा बाकी विपक्षी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ देश के अंदर न्यायपालिका है, जुडिशरी है। अगर किसी भी चीज़ से हमें कोई आपत्ति है हम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट्स तो इंडिपेंडेंट हैं। अगर हमें कोर्ट्स के ऊपर भी अगर कोई विश्वास ना करे तो फिर उनकी प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसी बात है तो उनको ऐसा बात बोलना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट्स भी गए, कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट्स ने प्राइमा फेसी देखा होगा कि इसके अंदर कमियां हैं। जो वो कह रहे हैं या जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो कह रही हैं वो बातें सही है, इसलिए जो है उनको रिलीफ नहीं दिया, वरना कोर्ट्स रिलीफ दे देते उनको। ओके, मैं नवीन जी, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल समय था आप पर और आपकी कंपनी पर, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपने बहुत ज़बरदस्त टर्न अराउंड किया। जैसे मैं पढ़ रहा था एक टाइम आपकी कंपनी 50,000 करोड़ के डेट में चली गई थी। ये सब जगह छपा है और शायद आपने ये माना भी है। और आपका जो शेयर है वो 62 रुपये पर आ गया था। उसके बाद आपने पता नहीं ऐसा क्या किया, आप लग गए और आपकी कंपनी ने बाउंस बैक किया, शेयर 530 रुपये चला गया और आपका पीएटी 7,500 करोड़। टर्न अराउंड कैसे किया आपने? तो अभी आपकी जो ये खबर है, आपकी ये खबर पुरानी है। हाँ, right, यस। अभी जो है शेयर जो है ये 900 रुपये से ऊपर है और पीबीटी भी कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए ये सब हम किया क्योंकि हम हमेशा कंपनी के अंदर बहुत हम ईमानदारी से हम काम करते हैं, हम मेहनत करते हैं। और ये जो है जो कंपनी के अंदर जो 1 लाख से ज़्यादा जो लोग काम करते हैं, जो हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं कंपनी के अंदर वो काम करते हैं, ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। और जितने भी बैंकों के लोन थे हमने ब्याज समेत सारे के सारे लोन चुकाए हैं। किसी बैंक का 1 पैसे का भी कभी नुकसान नहीं किया। इसलिए बैंकों का भी हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। और कंपनी जो है, हम आज स्टील बनाने में, हमारा जो जिंदल समूह है आज देश का सबसे बड़ा स्टील बनाने वाला समूह है। और यही नहीं, पिछले 20 वर्षों के अंदर कंपनी ने 60,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स पे किया है। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है डायरेक्टली रोज़गार पा रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट की है। तो हम देश के कमाऊ पूत हैं। तो मैं वो सब छोड़ करके और मैं यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए आया हूँ और लोग इस बात को जानते हैं। तो इस तरह के जो लोग अनर्गल कोई आरोप लगाते हैं, कीचड़ फेंकते, उनको कुछ नहीं मिलता, तो इस तरह की वो बातें। फिर एक क्रोनी कैपिटलिज्म का जो आरोप लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? जैसे गौतम अदानी है, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगे रहते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है कि हज़ारों करोड़ के लोन, लाखों करोड़ के और उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं इस सरकार में, जैसे आरोप लगता है? देखिए, ये जो है ये भी बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं। जब आप कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे हम हो या कोई भी हो, बहुत मेहनत करके आदमी जो है बहुत रिस्क ले करके वो लोन लेते हैं। लोन ले करके उद्योग लगाते हैं। उद्योगों के अंदर जो है हज़ारों लाखों लोग जो है उसमें रोज़गार पाते हैं। आज जो है देश के अंदर कोई बिजली की कमी नहीं है। इसके अंदर जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। तो जो दूसरे उद्योगों को, और हर जगह अगर किसी भी चीज़ में अगर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए जो है गौतम अडानी कांग्रेस के समय भी काम कर रहे थे, कांग्रेस समय भी बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी भी ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये सिर्फ जो दूसरों के ऊपर आरोप लगाना और क्रोनी कैपिटलिज्म कहना, क्रोनी कैपिटलिज्म होता क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि अगर आपको कोई बड़े बड़े उद्योग अगर कहीं पर जो है जो सरकार के थे, आपने किसी को, जनरल को, किसी को, लोगों को आपने बांट दिए,
यहाँ तो जो भी चीज़ें हुई हैं वो पारदर्शिता के साथ हुई हैं। तो इसलिए ये कहना, तो अपने ही लोगों के ऊपर, अगर आप सरकार में हैं तो जितने भी लोग हैं देश के, वो अपने खुद के लोग हैं, उनके लोगों के ऊपर बिना बात के इस तरह के लांछन लगाना, ये जो है, यही मैं कहता हूँ ये नैरो माइंडेडनेस है, नैरो मेंटालिटी है। और ये एक इससे जो है लोग बाग ऊब चुके हैं। हमें इसके ऊपर उठना है और एक पॉजिटिविटी लेके आनी है देश के अंदर, कि हम चाहते हैं देश के अंदर हज़ारों गौतम अडानी होने चाहिए, देश के अंदर जो है करोड़ों नवीन जिंदल होने चाहिए, और हम सब मिल करके जो है हम अपने सपनों के भारत को बनाएं जिसके अंदर हर वर्ग खुशहाल हो, संपन्न हो। ओके, एक आरोप लगता है कि उद्योगपति जो होता है वो ज़मीन से कटा होता है। इस पर क्या जवाब देते हैं आप? क्या उद्योगपति होना सांसद के काम में आपकी मदद भी करता है क्या? क्योंकि आप तो बहुत सामाजिक कल्याण के काम भी करते हैं, बहुत फाउंडेशंस भी चलाते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो लोग उद्योग लगाते हैं वो अपना उद्योगपति होने का अपना धर्म निभाते हैं। जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। कोई उद्योग से राजनीति में आना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। कोई उद्योगपतियों को और कोई अगर करना चाहे तो किसी पे कोई रोक भी नहीं है। किसी में हिम्मत हो तो कर सकता है। आपके सामने है कोई जो है देश का कोई बड़ा उद्योगपति, अब वैसे तो किसी हर हो सकता है, बहुत से पॉलिटिशियंस की छोटी मोटी कोई इंडस्ट्रीज़ हों, लेकिन किसी बहुत बड़े उद्योगपति के लिए वो सब छोड़ करके यहाँ पे आना करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है, जिसमें हिम्मत हो वो कर सकता है। सामने सुशील गुप्ता हैं और अभय चौटाला, क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखते हैं आप कुरुक्षेत्र में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से जो है कोसों दूर है, कोसों आगे है। कोई फाइट नहीं है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है फाइट इन दोनों में आपस में जरूर फाइट होगी। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के अलायंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? देखिए, लोग बाग इस बात को समझते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी ये वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग हैं। एक दूसरे से हमेशा तो लड़ते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जो है वो सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी को सबसे भ्रष्ट बताता है, ठीक है। उनके बारे में जो है गलत गलत इन्होंने कितने बयान देते हैं, इसलिए आपस में वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग हैं। सिर्फ सत्ता दिखाने के लिए एक साथ आए हैं। नहीं, पर वो ये भी कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली, जो दिल्ली वाला उनका पूरा और बहुत हिट हुआ उनका फॉर्मूला, वो फ्रीबीज का ये जो फॉर्मूला है सब जगह लेके जाते हैं, यहाँ भी ला रहे हैं कुरुक्षेत्र में। 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे और साथ में 1000 रुपये अनएम्प्लॉयड यूथ को वादा कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो फ्रीबीज देने वाला जो कल्चर है ये देश को कोई मजबूत नहीं करता, ठीक है। हम लोगों को हम संपन्न बनाएं, हम लोगों को मजबूत बनाएं, लोगों के लिए रोज़गार दें, उससे जो है देश मजबूत होगा। ना कि आपने 1000 रुपये जो है, हम 1000 रुपये नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे युवाओं को 25,000, 30,000, 50,000 रुपये की महीने की नौकरी मिले, ना कि वो अपना मेहनत की कमा के खाएँ, ना कि 1000 रुपये जो है आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दें। तो इसलिए देखिए, सोच में फ़र्क है, और मैं इन लोगों से मैं अपने आप को मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। और मैं बहुत कुछ लोगों को मैंने करके दिखाया है पहले, और अब आगे भी मैं करके दिखाऊंगा। ओके, मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी फैक्टर, प्रियंका गांधी फैक्टर, भूपिंदर हुड्डा फैक्टर, चौटाला परिवार का फैक्टर नहीं है इस बार इधर? देखिए, होगा, किसी लोगों के लिए वो भी फैक्टर होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं मेजॉरिटी के लिए बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी जो है वो लोग बाग वो समझते हैं कि किस तरह से कौन क्या करने के लिए राजनीति में आया है, और लोग बाग बहुत समझदार हैं। जो कहावत है कि जनता है ये सब जानती है, तो जनता जनार्दन है और वो सब जानते हैं। ओके, अब मेरा रैपिड फायर राउंड, वील फिनिश इट वेरी क्विकली। ओके, इसमें छोटे छोटे सवाल होंगे नवीन जी, छोटे छोटे जवाब देने होंगे आपको। नवीन जिंदल, रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही हैं? नहीं। क्या मोदी और अमित शाह संविधान खत्म कर रहे हैं? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं। क्या कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी? ये पीएम का आरोप है। नहीं, आप मेरे ख्याल से आप गलत इसको सेंस में ले रहे हैं। जो कांग्रेस ने बात कही इनहेरिटेंस टैक्स की, यस, इनहेरिटेंस टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? विरासत। हाँ, विरासत टैक्स। हाँ। तो ये कहना कि कोई किसान हो, अगर किसान के पास अगर 2 एकड़ ज़मीन हो, तो अगर वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को दे के जाए वो 2 एकड़ ज़मीन, और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर किसान की अगर मौत हो जाती है तो 2 एकड़ में से 1 एकड़ ज़मीन जो है सरकार ले जाएगी, तो इसके जो है उन्होंने खिलाफ कहा है कि
ये जो है ये बात गलत है कि आदमी जो है अपनी बचाता है, वो सोचता है कि मैं खुद अपने ऊपर खर्च ना करूं, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाऊं। पर वो पीएम और ये जो मनमोहन विरासत जो टैक्स की जो बात कही कि विरासत टैक्स लगा करके और 50 या 55% जो है सरकार ले जाए, तो ये वो सैम पित्रोदा का बयान, हाँ, सैम पित्रोदा जो बयान दिया ये बहुत ही पर वो एक मनमोहन सिंह का बयान दिखाते हैं पीएम, वो कहते हैं कि वो मुसलमानों किसी का का भी- पहला हक है संसाधनों पर। किसी का भी बयान हो ये इसको हम गलत मानते हैं और लोग इसका बताएंगे, लोग इसका जवाब देंगे कि भाई आपने कोई कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। आप जो है उद्योगपतियों को जो है आप चोर बोलो, आप लोगों के लिए नेगेटिव बोलो, आप कुछ काम ना होने दो यहाँ पर, ठीक है, लाइसेंस कोटा परमिट राज आप रखो, और उसके बाद जो है जिसने जो संपत्ति जो हो जिसके पास, जो आदमी अपने बच्चों को देना चाहता है, अपनी मेहनत की कमाई देना चाहता है, आप बोलो कि नहीं उसमें हम आधा जो है पूरी उम्र तो सारा व्यक्ति टैक्स दे, 35% टैक्स दे, और उसके बाद जो है मरने के बाद लोगों को जो है अपना अगर घर हो किसी का, तो अगर घर है उसका अगर 10 लाख रुपए का, तो घर को बेच करके उनको 5 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे और खुद जा कर के फिर किराए के मकान में रुके। तो इसके जो है लोग इसका करारा जवाब वो कांग्रेस पार्टी को देंगे। ओके, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? देखिए, देश का अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग प्रधानमंत्री हुए हैं और वो अच्छा काम किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत से अच्छे कदम उठाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए, नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने भी बहुत अच्छे कदम उठाए। आप एक जबरदस्त पोलो प्लेयर हैं और मैं जानता हूं कि आप शूटिंग के चैंपियन रहे हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं जी। मैं एक और गुगली फेंकता हूं, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर, फंस देखिए गए। देखिए देश इतना आप डक भी कर सकते हैं, बाउंसर आता है ना, तो क्रिकेटर डक करता है। डक करने की बात नहीं, लेकिन ये डिफिकल्ट सवाल है। ओके, और मैं एक और पूछता हूँ, हरियाणा का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के ये भी देखिए समय समय के ऊपर कोई ये भी गुगली है नहीं, क्योंकि इन चीज़ों का जो है ना, हर चीज़ का रैपिड फायर में हाँ ना में जवाब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। कि समय के अनुसार जो मुख्यमंत्री होते हैं, समय के अनुसार वो काम करते हैं। ठीक है, ओके। और जाहिर है आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, इसलिए आपके लिए चुनना मुश्किल भी होगा। देश का सबसे प्रॉमिसिंग नेता आप किसे मानते हैं? युवा नेता जिसका फ्यूचर आपको सबसे ब्राइट लगता हो, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत है हमारे देश के अंदर, कोई नेताओं की कमी नहीं है और अकेला नेता कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा अब लंबे जवाब देंगे तो आप रात भर बोल सकते हैं, मैं जानता हूं। इतना बड़ा देश है, ज़रूरी जानना कि, लेकिन पार्टी की नीतियों और नीयत के हिसाब से, और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कि टीम वर्क है। अगर टीम अच्छी होगी तो हम ज़्यादा कर पाएंगे, और वो टीम जो है निश्चय ही वो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, जिसका कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वो नंबर 1 है। ठीक है, देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? बेस्ट स्पीकर मोदी जी, ऑब्वियसली पता था मुझे। बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, बेस्ट जिसके रहते इकोनॉमी अपनी बहुत बढ़िया चली हो, आपको लगता है? आई थिंक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस समय पे वो काम किया था 91 के टाइम पे, लिबरलाइजेशन। हाँ, लिबरलाइजेशन, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बहुत अच्छा काम किया था। और उसके बाद अभी भी, क्योंकि अब देश जो है मजबूत है, अभी सीतारमन जी भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जो देश बहुत मजबूत है। और जो जिस तरह से जीएसटी को लागू किया गया और देश में जो है सरलता आई है, जिस तरह पहले बॉर्डर्स के ऊपर रुकते थे, बॉर्डर्स के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी, अब जीएसटी लागू करने के बाद जो है पूरे देश में एक ही टैक्स रेट है, तो जो उनको जो जिस तरह का, मैं तो इंसल्ट ही कहूँगा, जो जगह जगह बॉर्डर्स पे रोका जाता था, अब वो सब नहीं होता। पूरे देश के अंदर जो है टैक्स प्रणाली जो है आसान हुई है, टैक्स जो इनकम हुई है सरकार की वो बहुत बढ़ी है, तो ये सब पॉजिटिव स्टेप्स हैं। ओके, देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, देश में ईमानदार नेता भी बहुत हैं। बहुत है? हाँ, देश में ईमानदार नेता। ओके, मुझे पता है आप अभी नाम गिनाना शुरू करेंगे 1 घंटा हो जाए। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं? मोदी जी छुट्टी नहीं लेते? नहीं, मेहनती। राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़कों पे तो खैर सबको उतरना पड़ता है, और देश में जो है बहुत से राजनीति के अंदर जो है बहुत, हर जो कार्यकर्ता है, मैं तो कार्यकर्ताओं को मानूंगा कि कार्यकर्ता जो है सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो जाकर के बूथ के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, वो जाकर के अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाते हैं।
तो हर व्यक्ति नेता सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ओहदे से, तो जो भी व्यक्ति जो अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाता है, लोगों के लिए जो काम करते हैं, मैं उन्हीं को नेता मानता हूँ। तो किसी भी पार्टी के, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो मैं कहूँगा कि सही मायने में वो नेता हैं और लोगों के लिए वो काम करते हैं। अब मैं 2-4 नाम लूंगा, जो आपके जहन में पहला शब्द या पहली लाइन आती है वो बताना है। अब आप छोटा कर दो, बहुत लंबा हो गया जी। बस हो गया। नरेंद्र मोदी। हैं जी। नरेंद्र मोदी, जो पहला शब्द और पहली लाइन आपके जहन में ही इज़ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह। ही इज़ आवर होम मिनिस्टर। सेफ खेल रहे हैं आप। तो जो सच्चाई है तो वो बता रहा हूँ आपको। वाजपेयी जी। वाजपेयी जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लीडर्स एंड भारत रत्न। नवीन जिंदल। नवीन जिंदल इज़ नवीन जिंदल। अमित शाह। He is our home minister. You already asked me. मनमोहन सिंह। Manmohan Singh is a great person. Is a impeccable personality, impeccable integrity, and he's a very tall leader. राहुल गांधी। I wish him well. सुशील गुप्ता। I wish him well too. अभय चौटाला। I wish him well. I know them. I know them all. I wish them well. Okay, thank you so much, Naveen Jindal. Thank you so much for this interview. Thank you.